दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम करण है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ तो वो लाचार हो गई थी। मैं अब उसका ख्याल रखता था तो वो मुझे बहुत सारी दुआएं देती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब ये हम पर और तुम पर बोझ बन गई है, इसे छोड़ दो, इसे डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारी किसी दूसरी खूबसूरत सी लड़की से शादी करवाती हूँ। लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं हुआ था और अपनी सारी जायदाद बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करवा दिया। जैसे ही मेरी पत्नी सेहतमंद हुई तो उसी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब सब मुझ पर थू थू करते रहे। दिन अचानक पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते समय जब माँ की चारपाई उठाई तो मेरे शरीर की जान निकल गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट अचानक हुआ था। सब कुछ रुक सा गया था। डॉक्टर ने कहा था कि वो चल नहीं सकती। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ उसकी देखभाल करने लगा। माँ ने मेरे कंधे दबाए, वो रातों को जागकर मेरे साथ रोया करती थी। हम तीनों ने इस सदमे को स्वीकार कर लिया था, मगर कुछ अधूरा सा लग रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरा शरीर जैसे एक झटके के पीछे हुआ था। पीछे हुआ तो शोर बहुत था। हॉर्न ब्रेक लोगों की आवाज में दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। अंदर आईसीयू का दरवाजा बंद था, शीशा धुंधला था। मेरे हाथ में मेरी पत्नी की चप्पल थी। एक ही चप्पल, दूसरी शायद रोड पर गिर गई थी। जैसे जिंदगी की सीधी राह से वो भी कहीं खो गई हो। जब डॉक्टर ने कहा कि वो अब शायद कभी चल नहीं सकेंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद मर्द का दुख छुप जाता है, या छुपाने पर वो मजबूर हो जाता है। माँ मेरे साथ थी। उनके चेहरे पर भी वही परेशानी थी जो मेरे दिल में छुपी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे बेटा, तुम फिक्र मत करो। याद है शादी के बाद पहली बार जब तुम्हारी पत्नी बीमार हुई थी तो तुम कितना घबरा गए थे। मुझे याद है कि उसके बुखार का टेम्परेचर 103 था और वो कांप रही थी। मैं सारी रात उसके पास बैठा रहा था। दबी आवाज में मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा था। उसने तब भी मुझे पकड़कर कहा था कि जब तुम होते हो तो मुझे डर नहीं लगता। आज अस्पताल में जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सांस ले रही थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो कुछ कहकर चुप हो गई हो। माँ हर रोज मेरे साथ अस्पताल जाती थी। कभी कभी वो मुझे घर भेज दिया करती थी और खुद मेरी पत्नी के पास बैठी रहती थी। दिन मैं वापस आया तो माँ उसके बालों में तेल लगा रही थी। वो उसे बेटी कहकर पुकार रही थी। कहने लगी कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें मेरे बेटे को संभालना है, वो बहुत ही नाजुक दिल का है। ये सब मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहा था और मेरी आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी पत्नी की खामोशी बढ़ती जा रही थी। वो बोलती कम थी, मुस्कुराती कम थी, जैसे वो अंदर से किसी और झांक की तरफ निकल चुकी हो। मैंने कई बार कोशिश की कि उसके साथ बैठूं, तस्वीरें दिखाई, पुरानी बातें की, शादी के दिन की बातें की। जब वो लाल लहंगा पहनकर मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा था कि मुझे लगा कि सपना है। वो बस सुनती थी, हल्के से मुस्कुरा दिया करती थी, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली लगती थीं। अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता था जैसे कुछ लौट रहा है, जैसे कोई बात छुपाई जा रही है। माँ दिन में बहुत बिजी रहने लगी थी, कभी किचन में, कभी आंगन में, और अक्सर वो मेरी पत्नी के कमरे से खामोशी से निकलती थी। मैंने कुछ नहीं पूछा था। मुझे अपनी माँ पर शक का हक नहीं था। शायद हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं तो देखने का नजरिया खो बैठते हैं, बस मान लेते हैं कि सब ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं चलती, उसमें भी कभी कभी कोई सच बहुत जुल्म जैसा होता है। मैंने इस समय कुछ नहीं जाना था, कुछ नहीं पहचाना था। मुझे लगा कि हम तीनों एक ही दर्द में शामिल हैं। मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना चाहा, हर कीमत पर, लेकिन किस्मत तो शायद किसी और ही खेल की तैयारी कर रही थी। माँ ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, बस इतना बता दो कि तुम खुश हो। मैंने उनकी तरफ देखा। वो चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। उनके चेहरे पर वही मोहब्बत थी, वही फिक्रमंदी थी जो हमेशा ही रहती थी। मगर उस दिन उनके शब्दों में कुछ और था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हूँ और शब्दों को चबा गई हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। खामोशी मेरे अंदर एक आदत बन चुकी थी। हर बात दिल में रखकर गुजार देना, अपनी सोचों का बोझ खुद उठाना, बस यही चल रहा था। इलाज महंगा हो रहा था। हर विजिट, हर दवा, हर थेरेपी हजारों में पड़ती थी। माँ ने अपने पुराने जेवर निकाले।
वही जो मेरे पिता की निशानी थे, और मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हाथ पीछे खींच लिया और कहा कि माँ नहीं, मैं ये नहीं बेच सकता। माँ मुस्कुराई, जैसे पहले से वो जानती हो। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम इसे बेच दो, तुम ही तो जायदाद के वारिस हो। मैंने वो रात नींद में नहीं गुजारी थी। घर के कोने कोने में मेरी पत्नी की आवाज़ बसी हुई थी। वहीं जो कभी जिंदगी से भरी होती थी, अब सिर्फ उसकी आहें रह गई थीं। माँ ने चुपचाप मेरे बिस्तर के पास चाय रख दी और चली गई। मैं जानता था कि वह मेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि मैं फैसला कर लूं। थेरेपी शुरू हुई, नई मशीनें आई, नर्स आई, शरीर में हरकत आना शुरू हुई, हाथों में ताकत, फिर धीरे धीरे पांव की उंगलियां हिलने लगीं। हर बार मैं खुश होता था। माँ प्रार्थना करती थी, मगर मेरी पत्नी, वो तो बस खामोश देखती रहती थी, जैसे ही सब उसकी मर्जी से बाहर का नज़ारा हो, जिसमें वो सिर्फ तमाशा देख रही हो। एक रात मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी और कहा कि कभी कभी लगता है कि तुम बहुत दूर चली गई हो और मैं बस तुम्हें आवाज़ देता। उसने मेरी तरफ देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखें फिर वहीं वीरान थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें पहले से पता होते हैं, बस सुनने की हिम्मत नहीं होती। दिन गुजरते गए, पत्नी की हालत बेहतर होती गई, शरीर में जान आने लगी, मगर हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। मैंने सब कुछ दिया, वक्त, पैसा, नींद, सेहत, मगर फिर भी लगा कि जैसे उसे खो रहा हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा मार्क सर मुझे देखकर प्रार्थना करती थी और कहती थी कि ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे, तुम अपनी पत्नी का साया बनकर रहो। उनकी बातों में सुकून होता था, मगर उस सुकून के पीछे एक दीवार थी जो मैं देख नहीं पा रहा था। कभी कभी वो मेरी पत्नी से बात करते हुए लम्हे भर को खामोश हो जाती थी, जैसे कुछ याद आता हो या फिर कुछ छुपाती हो, और मेरी पत्नी, उसकी आंखों में वही बात रहती थी जो जुबान पर कभी नहीं आई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी नज़रों से वो उलझन, वो खालीपन पढ़ सकूं, मगर मैं नाकाम रहा। जैसे मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसका हर पन्ना किसी और जुबान में लिखा गया हो। जिंदगी रूटीन पर आ रही थी, या शायद हम तीनों ने बस अपने अपने दर्द को रोज के कामों में लपेट लिया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने आप से नज़र चुरा ली, क्योंकि जो कुछ मैंने बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया था, शायद वो पहले ही मुझसे विदा हो चुकी थी। सिर्फ मैं था, अपनी उम्मीद की लाठी पर टिका हुआ, और उस उम्मीद के पीछे एक सच छुपा हुआ था जो अभी तक मुझे जाहिर नहीं हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज़ और कभी कभी खिड़की से आने वाली हवा का शोर था। मेरी आंख खुली तो आदत के मुताबिक मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। बिस्तर खाली था, तकिया साफ सुथरा था और चादर ढंग से बिछी हुई थी। मैंने सोचा कि वो शायद वॉशरूम में गई होगी, मगर दरवाज़ा खुला पड़ा था और वॉशरूम में अंधेरा था। मुझे अजीब सी घबराहट का एहसास हुआ। मैंने पूरा घर छान मारा था, छोटे आंगन से लेकर किचन तक हर कमरा देखा, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। ना उसकी व्हील चेयर, ना उसके चप्पल, और ना ही उसकी छड़ी। कुछ भी वहां पर नहीं था। वो ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी सांसें अटकने लगी थीं। माँ के कमरे में गया तो वो भी सो रही थी। मैंने माँ को हिलाया तो वो घबराकर उठ गई, कहने लगी कि क्या हुआ है बेटा, सब ठीक है ना। मैंने बस इतना कहा कि माँ, शालिनी नहीं है। माँ की आंखों में एक लम्हे को हैरानी उतर आई थी। फिर जैसे ही वो कुछ समझ गई हो, वो चीख उठी और कहने लगी कि भाग गई है वो। ये शब्द तीर बनकर मेरे सीने में जख्म कर गए थे। मैं कुछ कहे बिना दरवाजे की तरफ बढ़ा। गेट खुला हुआ था, बाहर सन्नाटा था, गली वीरान थी, कोई निशान नहीं था, कोई निशानी नहीं थी। वो जो चल भी नहीं सकती थी, एक कदम मुश्किल से उठाती थी, वो कैसे अकेले चली गई। मैं सड़कों पर निकला, अंधेरी गलियों में बेमकसद दौड़ता रहा। अस्पताल, क्लिनिक, वो पार्क जहां कभी हम बैठा करते थे, हर जगह गया मगर कुछ नहीं मिला। मोबाइल निकाला, फोन किया, नंबर भी बंद जा रहा था। दोबारा किया, फिर भी बंद जा रहा था। एक डर मेरे दिल में बैठ चुका था कि वो जा चुकी थी। घर वापस आया, तुम्हारे सवाल करती हुई नजरों से देखा। मैंने सर हिला दिया कि नहीं मिली। माँ ने थके हुए शब्दों में कहा, मैं कहती थी ना कि इस लड़की की तबीयत में वफा नहीं बची। तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैंने माँ की बात नहीं सुनी। मैं बस सोफे पर बैठा छत को घूर रहा था
जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मेरी समझ से बाहर था। सुबह होने तक मोहल्ले में बात फैल चुकी थी। दादी माँ दरवाजे पर बैठी कह रही थी कि कल रात अंकित ने गेट खुला हुआ देखा था, कहीं वो किसी के साथ ना निकली हो। तभी एक औरत ने चुपके से कहा कि सुना है इलाज के दौरान उसकी किसी लड़की से दोस्ती हो गई थी, और सबने उस औरत की बात को सच मान लिया। क्यों नहीं मानते? मैंने खुद उस पर भरोसा किया था, सब कुछ उस पर वार दिया था। अब वो चुपचाप चली गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो ऑफिसर ने जैसे पहले से तैयार सवालात मेरे सामने रख दिए थे। उन्होंने कहा कि शक है किसी पर तुम्हारी अपनी पत्नी शालिनी के साथ लड़ाई हुई थी। क्या तुम्हारे पास किसी का नंबर या मैसेज कुछ है? मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस गायब चेहरा था और कुछ धुंधले लम्हे थे जिन्हें मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर आने जानने वाले को कहती कि हमने तो उसे अपनी बेटी बनाया, उसे बहुत प्यार दिया। मेरे बेटे ने उसके इलाज की खातिर जमीन बेच दी और वो बगैरत यहाँ से चली गई। इन बातों के दौरान माँ कभी मेरी तरफ देखती नहीं थी, जैसे वो जानती हो कि मैं इस पर क्या सोच रहा हूँ, या शायद माँ भी अंदर ही अंदर कुछ छुपा रही हो। मेरी रातें लंबी हो गई थीं, दिन जैसे वक्त को खींचकर चला रहा था। मैं शालिनी की वापसी का इंतजार करता था, मगर साथ में मैं ये भी सोचता था कि अगर वो लौट आई तो क्या मैं वहीं रहूंगा? उस पर भरोसा कर सकूंगा क्या? जो कुछ लौटा है वो वापस आ सकेगा? मेरे दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया था। वो अगर अपनी मर्जी से चली जाती तो कम से कम कुछ कहकर, कुछ छोड़कर तो जाती, कोई शब्द, कोई इशारा, कोई निशान। लेकिन वो तो खामोशी से गायब हो गई थी, जैसे हवा में बदल गई हो। न उसका कोई फोन आया था, न कोई मैसेज, बस एक तस्वीर और एक अधूरा शब्द था। रात को मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया था, जहां हर चीज वैसी की वैसी ही थी जैसे उसने छोड़ी थी। अलमारी खोली तो उसकी खुशबू अभी भी कपड़ों में बसी हुई थी। उसका एक दुपट्टा मेरे हाथों में आया, मैंने आंखों से लगा लिया। याद आया कि शादी के कुछ दिन बाद वो मुझसे कहती थीं कि कभी मैं नहीं रहूं तो मेरे कपड़े संभाल कर रखना, उनमें मेरी सांसें रहेंगी। मैंने तब हंसकर कहा था कि ऐसी बातें मत किया। आज वही कपड़े मेरी सांस खींच रहे थे। वक्त जैसे रुक गया था, हर लम्हा जैसे सुस्त हो गया था, दिल बोझल हो गया था। मोहल्ले में चर्चा जारी थी। कुछ कहते थे कि उसका बॉयफ्रेंड था, मौका मिलते ही चली गई। कुछ कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर सास पहले दिन से ही उसके साथ सही व्यवहार रखती, और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। हमदर्दी के शब्दों में जहर घुला हुआ था, मगर मैं सबसे दूर था और अपने अंदर की खामोशी से लड़ रहा था। माँ ने अब घर के कामकाज खुद संभाल लिए थे, खुद सफाई किया करती थी, नाश्ता बनाया करती थी, सब कुछ चुपचाप करती थी। कभी कभी मुझसे कहती थी कि कुछ खा लो बेटा, खुद को बर्बाद मत करो। मैं उनकी बात मानने की कोशिश करता था, मगर निवाला गले से नहीं उतरता था। कुछ खाने में टेस्ट नहीं रहा था, सुनने में सुकून नहीं रहा था, सिर्फ शालिनी की कमी हर जगह मुझे महसूस होती थी। एक दिन मैंने माँ को शालिनी के कमरे में देखा। वो उसकी चीजें ठीक से रख रही थी, कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख रही थी। मैं खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। उनकी हरकत में सुकून था, जैसे किसी बोझ से छुटकारा पाकर अब सब कुछ समेटा जा रहा हो। एक लम्हे के लिए माँ रुकी, किसी तस्वीर को देखा, फिर धीरे से पलट दिया। मुझे लगा जैसे वो कुछ याद करके मिटा देना चाहती हूँ। मैं पीछे हट गया था, कमरे में नहीं गया। उसी लम्हे एक एहसास ने मुझे जकड़ लिया कि कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा, कुछ तो ऐसा है जो कहाँ नहीं गया। शालिनी की गुमशुदगी, माँ का सुकून, मोहल्ले की बातें, सब कुछ किसी न किसी धुंध में लिपटा हुआ महसूस होने लगा था। हर नज़ारे के पीछे एक और नज़ारा छुपा हुआ था। मैंने कई बार अपनी पत्नी शालिनी का नंबर डायल किया था। हर बार एक ही जवाब मिला कि ये नंबर बंद है या फिर पहुंच से बाहर है। मैं बैठकर सोचता रहा कि क्या वो सच में चली गई है? अगर चली गई तो किसके साथ और कहाँ और क्यों? मगर ये सवाल एक और सवाल खोलते थे। जवाब कभी नहीं आता था। रातों को मुझे नींद कभी आ जाती थी, कभी नहीं आती थी। सपनों में उसकी झलक दिखाई देती थी, कभी वो मुझे बुलाती थी, कभी रूठकर दूर चली जाती थी। एक रात सपने में वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं। मैं चीख कर उठा था, पसीने में भीगा हुआ था, दिल तेज धड़कता रहा। दिनों के साथ खामोशी बढ़ती गई।
अब कोई सवाल नहीं करता था, कोई तसल्ली नहीं देता था। सब जैसे मान चुके थे कि वो चली गई है। मैं अभी भी दरवाजे की तरफ देखता था। हर बार जब गेट की कुंडी हिलती तो एक लम्हे के लिए दिल धड़कता था कि शायद शालिनी हो, मगर हर बार मायूसी होती थी। माँ दिन ब दिन मजबूत नजर आने लगी थी, जैसे उन पर कोई असर नहीं हुआ हो, और यही बात मेरे दिल में एक कन्फ्यूजन पैदा करती गई। उनका इतना सुकून से होना इस हद तक कि उनकी आंखें तक नहीं भीगी। कुछ तो था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो मैं नहीं समझ रहा था। और ये खामोशी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि कभी कभी चीख सुनाई देती है, दिखाई देती है कि कुछ गलत है, मगर जब खामोश हो और हर चीज पहले जैसी हो, तब समझ नहीं आता कि जख्म कहाँ है, मगर खून बहता रहता है। शाम का वक्त था, आसमान पर हल्के बादल थे। मैं दरवाजे के बाहर बैठा चाय पी रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग रोज की तरह गली के नुक्कड़ पर बातों में बिजी थे। तभी पड़ोस के चाचा जी, जो हमेशा खामोश रहते थे, मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी सांस थोड़ी फूली हुई थी। हाथ में अखबार का पुराना टुकड़ा था, जो अक्सर हाथ में लेकर फिरते रहते थे। कुछ ही देर को वो खामोश बैठे रहे, फिर अचानक कहने लगे कि बेटा, बुरा मत मानना, एक बात कहना चाहता हूँ। रातों को तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर हंस पड़ा। मैंने कहा, चाचा जी, आप भी ना, आपको कोई वहम हो गया होगा, शायद बिल्ली हो। चाचा जी ने बस अच्छा कहा और उठकर धीरे धीरे चलते हुए वापस चले गए थे। मैं भी कुछ देर सोचता रहा, फिर सर झटक दिया। मेरे पास वैसे भी बहुत कुछ सोचने के लिए था। शालिनी का चले जाना, माँ की अजीब सी खामोशी, मेरे अंदर का शोर, और कोई भी परेशानी वाली बात सुनने की मेरे अंदर गुंजाइश कहाँ थी। माँ अंदर से निकली, शायद उन्होंने चाचा जी की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि बुढ़ापे में वहम होना आम बात है, इस उम्र में तो दीवार भी बोलती हुई नजर आती है। मैंने कहा, जी। लेकिन दिल के किसी कोहने में एक उलझन सी पड़ गई थी। अजीब बात यह थी कि चाचा जी बहुत कम बोलते थे। जो उन्होंने कहा वह ऐसे अचानक क्यों, और उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रुक गए। रात को मैं देर तक जागता रहा। माँ सोने के लिए चली गई और घर में पूरी तरह से खामोशी थी। अचानक नीचे वाले कमरे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद चूहे हों या फिर कोई पुराना पाइप हो, मगर फिर कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जो इंसानी आवाज़ से मिली हुई लगती थी। धीमे, दबे दबे शब्दों में, जैसे दो लोग धीरे धीरे कुछ कह रहे हों। मेरे शरीर में उलझन पैदा होने लगी। मैं खामोशी से बिस्तर से उठा और दरवाज़ा धीरे से खोला, और सीढ़ियों की तरफ बढ़कर हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नीचे पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा था। लाइट बंद थी, अंधेरा था, दरवाज़ा बंद था। मैंने कमरे की तरफ कान लगाए, लेकिन अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं वापस ऊपर आकर लेट गया था, मगर नींद नहीं आ रही थी। एक बेचैनी सी छा गई थी। कुछ तो था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शालिनी की गुमशुदगी के बाद सब कुछ जैसे ही एक सपना सा लग रहा था, मगर वो आवाज़, वो एक लम्हे की झलक, जैसे किसी सपने को हकीकत से जोड़ने के लिए आ गई हो। अगले दिन माँ रोज की तरह काम में लगी रही। नाश्ते के वक्त उन्होंने हंसते हुए कहा कि अपने चाचा जी को जाकर कह दो कि अगर अब की बार बिल्ली की आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोलकर देख भी लिया कर। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, लेकिन माँ के शब्दों में कुछ तो था, कुछ ऐसा था जो पहले नहीं होता था। उनकी हंसी जैसे ज़बरदस्ती की हो, जैसे वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर को जब खाना बना रही थी तो मैंने हिम्मत करके नीचे वाले कमरे का ताला देखा। पुराना ताला था, जंग से भरा हुआ, उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से खोला ही नहीं हो। मगर दरवाजे के नीचे मिट्टी खुली हुई थी, जैसे किसी ने करीब के दिनों में इसे कोई हरकत दी हो। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा था। बस एक सीलन की बदबू और एक अजीब से घुटन का एहसास हुआ था। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं वापस ऊपर आया। दिल ने कहा कि माँ से पूछता हूँ, मगर अक्ल ने कहा कि अभी नहीं। अगले रात फिर से वही आवाज़ आई। अब की बात थोड़ी ज़्यादा साफ थी, थोड़ी ज़्यादा बेकाबू, जैसे कोई सिसक रहा हो या किसी को सांस लेने में उलझन हो रही हो। मैं बेड पर बैठ गया, पसीने में भीग गया। अगर ये सब मेरे वहम थे तो बार बार एक ही वक्त पर क्यों होते थे? सुबह होते ही मैं दोबारा चाचा के पास गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकन थी।
मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि चाचा जी, आपने जो कहा था वह सच है, आपने कुछ देखा है। वह कुछ देर खामोश रहे, फिर धीरे से कहने लगे कि देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर है। पिछले कई दिनों से रात के खास समय पर तुम्हारे घर से कुछ ऐसा निकलता है जो ठीक नहीं लगता। मैंने कहा कि आपका धन्यवाद चाचा जी, और फिर मैं वापस आ गया था। दिल में डर था माँ। अभी भी रोज की तरह वैसे ही हंसती खाती पकाती जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन हर रात जब नीचे से आवाज आती तो माँ के खर्राटे गायब हो जाते थे। उनकी करवटें सुनाई देती थीं, जैसे वो जाग रही हों। मेरे अंदर एक फैसला जन्म ले रहा था। कुछ तो था जो छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और शायद वो कुछ नीचे था, बंद दरवाजे के पीछे, इस खामोश घर की सबसे खामोश जगह में। दोपहर की तेज धूप में सूरज छत पर आग बरसाए खड़ा था। मैं आंगन में पानी के कूलर के पास बैठा अखबार में आंखें गाड़े हुए था, जब अचानक गेट पर जोर की दस्तक हुई। माँ किचन से निकली और मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। एक ऑफिसर ने अपना कार्ड दिखाया और कहने लगा कि आपके घर की हमें शिकायत मिली है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। माँ दरवाजे के करीब आई। उनके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो। उन्होंने कहा कि कैसी शिकायत? पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया कि डिटेल बाद में, अभी हमें हर कमरा चेक करना होगा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जैसे दीवारें भी सांस रोककर सब कुछ सुन रही हों। मैंने इशारे से कहा कि ठीक है, जो करना है कर लो। पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी थी। पहले किचन, फिर मेरी पत्नी का कमरा, फिर स्टोर रूम, फिर गेस्ट रूम। माँ बार बार उनके पीछे जा रही थी, कभी पलट रही थी, कभी कह रही थी, तो कभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी, लेकिन उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पुलिस ऑफिसर बार बार उन्हें रोक रहा था। मैडम, हमें हमारा काम करने दीजिए। फिर एक सिपाही उनके कमरे में गया जहां माँ का कमरा था। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, नीचे की तरफ नजर दौड़ाई, फिर अचानक कहा कि साहब, यहाँ पर कुछ है। माँ तेजी से आगे बढ़ी और कहने लगी, यहाँ पुरानी चीजें रखी हुई हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। पुलिस ने माँ का बेड हटाया। नीचे धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में एक लोहे का हैंडल बना हुआ था, जंग से भरा हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। फिर भी वो साफ नजर आ रहा था। पुलिस ऑफिसर ने मुझे देखा और कहने लगा कि ये किस चीज का हैंडल है। मैं हैरान खड़ा था। मैंने सोचा, मैंने तो कभी जिंदगी में ये हैंडल नहीं देखा। वो जगह तो मेरी माँ के बेड से ढकी रहती थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि माँ कहने लगी, वहाँ पुराना टैंक रखा गया था, कभी उसका हैंडल हो, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं है। पुलिस ने कोई बात सुने बिना हैंडल खींच दिया। दरवाजा खुलने की आवाज एक चीख जैसी महसूस हुई थी, जैसे सालों से बंद था, किसी की सांसें अचानक बाहर निकली हो। लकड़ी की सीढ़ियों नीचे जा रही थी, जिन पर कदम रखते ही चिड़चिड़ाहट उभरी थी। मैं, पुलिस और 2 सिपाही धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम के साथ एक नमी की बदबू और सन्नाटा और ज्यादा गहरा होता गया। नीचे अंधेरा था, दीवारों पर नमी जमी हुई थी, कुछ जगहों पर फफूंदी, और हर तरफ से सीलन की बदबू आ रही थी। नीचे पहुंचते ही सामने एक पुराना सा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस वक्त उस पर भी जंग लगा हुआ था और हल्की सी हथकड़ी जैसी कोई लकीर हो। हवलदार ने हाथ से उसे हिलाया तो दरवाजा नहीं खुला। फरीक ने जोर लगाया, दूसरे ने दरवाजा पकड़ा और दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया था। अंदर की हवा रुकी हुई थी, जैसे वक्त यहाँ थम गया हो। रोशनी कम थी, सिर्फ एक बल्ब लटक रहा था। हल्का हल्का झूलता हुआ कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक शरीर पड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी शालिनी थी, जो बेहोश पड़ी हुई थी, जैसी कोई पुरानी तस्वीर हो, सालों से अलमारी के कोने में रखी हुई हो। मैं फौरन ही दौड़कर उसके पास गया। उसका शरीर सख्त हो गया था, जैसे सर्दी में जकड़ गया हो, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। उसकी कलाइयां लाल हो रही थीं, जैसे किसी ने उसके हाथ बांध रखे हों, और पैरों की एड़ियां जख्मी थीं। उसके होंठ सूख चुके थे और आंखों के नीचे नीले निशान थे। मैंने उसे आवाज दी, शालिनी, उठो, देखो, मैं आ गया हूं, तुम अब सलामत हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलक बस कांप कर रह गई थी और फिर थम गई थी। पुलिस ऑफिसर ने एक लम्हे के लिए कमरे का जायजा लिया, फिर कहने लगे कि जरूर कोई गड़बड़ है, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा। माँ नीचे आई तो उनके कदम रुक गए। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी, जैसे इस हादसे से नजर चुराना चाहती हूँ।
ये शायद अंदर ही अंदर उसका सामना करने की हिम्मत जमा कर रही हूँ। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, साथ ही वो बहुत परेशान भी लग रही थी। पुलिस ने मुझे रोका और एम्बुलेंस को कॉल लगाई। कुछ ही लम्हों के बाद एम्बुलेंस आ गई थी और शालिनी को अस्पताल ले जाया गया। मैं साथ जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपसे कुछ बातें पूछनी है, ये कानूनी कार्यवाही है। मैंने सिर्फ एक नज़र अपनी पत्नी पर डाली, जो अब एक बार फिर से मिल चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी बहुत खराब थी। पुलिस ऑफिसर ने नीचे के कमरे की तस्वीरें लीं। दीवारों पर मौजूद निशान, बंद अलमारी, पुराने बर्तन, खाली बोतलें और एक कपड़ा जो जमीन पर पड़ा हुआ था, शायद मेरी पत्नी का दुपट्टा था। हर चीज जैसी कोई दर्दनाक कहानी सुना रही थी, लेकिन शब्दों के बिना माँ चुपचाप खड़ी रही। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी नजरिए से नजर नहीं मिलाई। जब पुलिस ने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्होंने बस सर हिलाकर कहा कि ठीक है। घर अब वीरान लगने लगा था। वो कमरा जहां मेरी माँ होती थी, उनका बिस्तर होता था, उसके नीचे का राज और सारी खामोशी, जैसे हर चीज अब बदल गई हो। वो माँ जो रातों को जागकर मेरे लिए पानी रखती थी, जो मेरे दुख पर रोया करती थी, वही अब एक बड़े सवाल के नीचे दब चुकी थी। पुलिस स्टेशन में बयान देते समय मैं अंदर ही अंदर बिखरता रहा। मैंने बताया कि मेरी पत्नी लापता हो गई थी। मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो खुद लौट आएगी, लेकिन आज पता चला कि वो किसी और के नहीं बल्कि मेरे ही अपने घर के नीचे थी। जहाँ से वो रोज गुजरना रहा, वो मेरी मदद की आस में पड़ी रही। पुलिस ने कहा कि ये कोई मामूली कैद नहीं लगती, बहुत सोच समझकर किया गया है। हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। शाम को जब मैं अस्पताल गया तो मेरी पत्नी होश में आ चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक ऐसी थकन उभर आई थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती थी। मैं उसके पास बैठा था, उसका हाथ पकड़कर और कहने लगा कि बस शालिनी, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर कभी अकेली नहीं रहोगी। उसने धीरे से सर हिलाया। उसके होंठों पर कंपकपाहट थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा हो। डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इन्हें समय पर नहीं लाते तो बात बहुत आगे जा सकती थी। इस शब्द ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। वक्त पर पहुंचना, लेकिन बरसों से मैं उसी घर में था, रोज उसी कमरे के ऊपर सोता था, फिर भी कुछ नहीं देख सका, कुछ नहीं सुन सका। माँ पुलिस की निगरानी में थी, लेकिन खामोश थी, जैसे उन्हें किसी भी बात का पछतावा नहीं हो, या शायद हो, लेकिन उन्होंने उसे अंदर से कहीं दफन कर दिया हो। अब कानून ही फैसला करेगा कि वो सब आखिर क्या था और क्यों हुआ और किस नीयत से किया गया। मगर मेरे लिए ये सब सवाल नहीं थे। मेरे लिए सच सिर्फ इतना था कि मेरी पत्नी जिंदा है, और ये जिंदगी अब मेरी पूरी कोशिश की वजह बनने वाली थी। नीचे का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन उसका साया अब मेरे वजूद से लिपट गया था, और हर रात के पीछे एक खामोश चीख थी जो मैं बरसों तक सुन नहीं सका। पुलिस ने जैसे ही माँ से सवाल शुरू किया, उनकी आवाज ऊंची हो गई। वो चीखने लगी, हाथों से अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शालिनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके शब्द दीवारों से टकरा रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस वाले उनके साथ सख्ती से पूछताछ कर रहे थे और माँ का चेहरा बार बार बदलता जा रहा था। माँ की आंखों में जो कुछ था वो मैं बरसों से पहचानना आया था, मोहब्बत, फिक्र, ममता। लेकिन अब वहाँ एक और रंग था। शायद वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोशी से सब सुन रही थी, लेकिन हर सवाल पर वो अपने जज्बात में उलझ जाती थी, जैसे जवाब उन्हें भी याद न हो, या वो जानबूझकर खुद से भूलना चाहती हूँ। शालिनी अस्पताल में थी। डॉक्टर के मुताबिक वह काफी दिनों से शायद तकलीफ में थी। उसके शरीर पर साफ जख्मों के निशान थे। उसे बंद करके रखा गया था। खाना भी वक्त पर नहीं दिया गया था और उसकी दिमागी हालत भी काफी कमजोर हो गई थी। इन बातों ने केस को और ज्यादा रंगीन बना दिया था। पुलिस अब हर पहलू से पूछताछ कर रही थी। मैं कोने में बैठा हुआ सब देख रहा था। मेरी जुबान बंद हो गई थी, जैसे शब्द कम हो चुके हों। मैं कभी माँ की तरफ देखता था, कभी पुलिस की रिपोर्ट में झांकता था और कभी अपनी हथेली को घूरता था, जिस पर उस दिन पत्नी की गिरफ्त के निशान अभी तक मौजूद थे। सब कुछ पहले जैसा महसूस हो रहा था। पुलिस ऑफिसर ने मेरी माँ से पूछा कि आप कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर वो लड़की कैसे बेसमेंट तक पहुंची?
दरवाज़ा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था और नीचे का रास्ता सिर्फ आपके कमरे से जाता था। माँ खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनकी खामोशी चीख रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जुबान बंद थी। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर से टूट चुकी है, या शायद उनकी सच्चाई उन्हें इजाज़त नहीं दे रही कि वो कुछ कहें। तभी एक और इंस्पेक्टर अस्पताल से वापस आए। उनके हाथ में एक बैग था जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें थीं, एक डायरी, कुछ दवाइयाँ, एक चाबी और एक खाली मोबाइल कवर। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बेसमेंट में पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये डायरी बहुत ही स्पेशल है, इसी की मदद से हमें पहले गवाही मिलेंगे। डायरी के पेपर पर मेरी पत्नी के हाथ से लिखा हुआ था, वो दर्द जो जुबां पर नहीं आया, लेकिन उसने पेन से उस डायरी पर लिख दिया था। उसमें कुछ डेट्स लिखी हुई थीं, कुछ तारीख पर माँ का जिक्र था और कुछ पर तो सिर्फ शब्द थे कि आज फिर रोशनी नहीं आई। मेरे हाथ सूज चुके हैं, वो रोज आती है, कुछ कहती नहीं, बस देखती है। मैंने पढ़ा और मेरे अंदर एक डर की दीवार टूट गई थी, जैसे सब कुछ मेरी नज़रों के सामने रखा जा, बिना किसी शब्द के, बिना ढके छुपे। ये वो सच था जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और अब वो धीरे धीरे मेरे सामने खुल रहा था। माँ ने जब वो डायरी देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने चीख कर कहा कि ये सब झूठ है, ये उसने खुद लिखा है मुझे फंसाने के लिए। पुलिस ने ठंडी आवाज में कहा कि देखो मैडम, हम झूठ और सच का फैसला खुद कर लेंगे, आप सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दे दो। मैं एक बार फिर से खामोश था, जैसे किसी और का किस्सा सुन रहा हूं, लेकिन हर पन्ने पर लिखा हर शब्द मेरे सीने में गूंज रहा था। वो औरत जिसे मैंने अपनी जिंदगी कहा, वो मेरे घर में कैद रही, मेरे कदमों के नीचे से खिसकती रही, और मैं रोज उसके कमरे के ऊपर से गुजरता रहा। पुलिस ने माँ को हिरासत में ले लिया। आखिरी बार उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रों में ना पछतावा था, ना नफरत थी, बस एक थकन थी, जैसे वो हार गई हूँ। किसी अपने ही खेल से वो कुछ कहना चाहती थी, कुछ शायद अपनी सफाई में, शायद अपने फैसले की कोई वजह। लेकिन अब मैं सुनने की कंडीशन में नहीं था। उस रात मैं दोबारा माँ के कमरे में गया। नीचे उससे खाने में वही जंग वाला दरवाज़ा, वही सन्नाटा था। मैंने लाइट ऑन की, हर वो चीज़ देखी, शालिनी की जंजीरों के निशान, खाली बोतल, और वो दीवार जिस पर खाली शब्द उंगलियों से गोदे गए थे। मुझे सुनो। मैं घुटनों के बल बैठ गया और ज़मीन पर हाथ रखकर बस सांस लेता रहा। उस समय मुझे लगा जैसे ज़मीन के अंदर उसकी चीखें अभी भी मौजूद हैं, हर एक दीवार पर हर साया उसकी गवाही दे रहा हो। मेरी माँ पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ वही मुजरिम नहीं थी, मैं भी मुजरिम था, अपनी पत्नी का, अपनी नादानी का, अपनी अंधी वफादारी का, अपनी आंखें बंद रखने का, और रिसर्च का पहला टुकड़ा था जो मेरे हाथ में आया था। बाकी पूरा सच अभी सामने आना बाकी था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मामला गहरा होता जा रहा था। सबूत इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन असली झटका उस समय लगा जब पड़ोसी चाचा जी को बुलाया गया, उनका बयान लिया गया। वो वहीं चाचा जी थे जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। इस बार उनके पास सिर्फ आवाज़ नहीं, कुछ और भी था। उनके बयान ने हर चीज़ को बदलकर रख दिया था। उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि एक रात में छत पर था। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक करण के घर के आंगन में हलचल हुई। मैंने नीचे झांककर देखा तो करण की माँ शांति जी किसी को घसीट रही थी। मैंने साफ तो नहीं देखा कि कौन है, लेकिन शरीर बेजान सा लग रहा था। मैं डर गया और चुपचाप अंदर चला गया। बाद में समझ आया कि शायद कोई बीमार हो, लेकिन अगली सुबह जब करण की पत्नी गायब हुई तब मुझे शक हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने उनकी बात पर नोटिस लिया और मुझे खामोश नज़र से देखा। मेरी आंखें ज़मीन पर थीं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ रहा था। आवाज़ धीमी थी, पर पुराना दरवाज़ा, मेरी पत्नी की लिखी हुई डायरी, और अब ये गवाही। पुलिस ने माँ के सामने यह बयान रखा था। वह खामोश रही। उन्होंने ना इनकार किया, न सफाई दी, जैसे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं रही हो। उन्होंने सिर्फ हाँ कहा था। एक लम्हा ऐसा आया था जब हवलदार ने कहा कि ये गवाही अगर अदालत में पेश की गई तो मामला सीधा आजीवन कारावास तक जा सकता है। तभी माँ ने एक लंबी सांस ली और नज़र मुझ पर गड़ दी। मैं जो दूर बैठा हुआ था, सब सुन रहा था, उनकी निगाह से बच नहीं सका। वो धीरे से कहने लगी,
जैसे बस मुझसे कह रही हूँ। उन्होंने कहा, शालिनी मेरे बेटे को बर्बाद कर रही थी, मैंने अपने बेटे को बचा लिया। ये शब्द मेरे अंदर जोर से लगे थे, जैसे मेरे अंदर सब कुछ हिल गया हो। मैं कुछ ही देर तक माँ को घोंटता रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए थे। माँ ने अपने बयान को आगे बढ़ाया, कहने लगी कि मैंने उसे छुपाया, खत्म नहीं किया। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा सच देखे। वो लड़की मेरे बेटे की मोहब्बत के काबिल नहीं थी। उसके दिल में मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं था। इलाज के नाम पर वो उसको लूट रही थी और किसी से बातें करती थी। मैंने खुद कई बार सुना था। कई बार वो रात को फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करती थी। वो मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना रही थी। पुलिस ऑफिसर ने बीच में उन्हें रोककर कहा कि आपके पास इस बात का कोई सबूत है? उनकी बातों की कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई मैसेज या कोई गवाह? माँ खामोश रही, जैसे जो कहना था वो कह दिया हो। अब सुनने का बोझ मेरा था। मेरी पत्नी अभी भी अस्पताल में थी। उसकी हालत कुछ बेहतर हो रही थी, मगर खामोश थी। शायद उसे अभी अंदाजा था कि अभी सच पूरी तरह से सामने नहीं आया, अभी कुछ बातें छुपी हुई हैं। मैं उससे मिलने गया तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो फिर तुम मेरा इलाज करवाना बंद कर दो। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन नज़र साफ थी। मैंने उसका हाथ थामकर कहा कि मुझे शक नहीं है, बस अब हर सच को सुनने की हिम्मत पैदा कर रहा हूँ। पुलिस ने अगले दिन माँ के कमरे की ओर तलाशी ली और एक पुराना मोबाइल मिला जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। आवाज़ धीमी थी, मगर कुछ शब्द साफ सुनाई दिए। वो कुछ भी कहे, मैं सच नहीं बोलेंगे। मुझे डर लगता है ये अंदाज मेरी पत्नी का था। रिकॉर्डिंग में हर मामले को और भी उलझा दिया था। अब किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं जा रहा था, सिर्फ शक की घड़ी थी जो हल्की हल्की खुल रही थी। पुलिस का कहना था कि ये केस सीधा नहीं है। यहाँ हर कैरेक्टर आधा सच बोल रहा है और आधा छुपा रहा है। माँ भी अपनी बात पर कायम थी। मैंने ये सब कुछ अपने बेटे को बचाने के लिए किया, और मैं वही बेटा था जो अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में मुझे बचाया गया था या मैं बर्बाद हुआ था। उस दिन पहली बार मेरे अंदर ये सवाल पैदा हुआ था, क्या कभी सच पूरे भी होते हैं, या हम बस अपनी तसल्ली के लिए कुछ टुकड़े जोड़ लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं। ये गवाही है, खामोशी से शब्द। सब कुछ एक ऐसे दायरे में बदल चुके थे जहां अंजाम का मतलब सिर्फ दर्द था किसी के लिए, और यह शुरुआत थी और एक ऐसी सच्चाई थी जिसका जवाब आने वाला था। माँ को हवालात में बैठे कई दिन हो चुके थे। हर रोज इन्वेस्टिगेशन के नए तरीके, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता, और हर बार मेरा दिल थोड़ा और भारी हो जाता था। पुलिस ने जब माँ से दोबारा पूछा कि उस रात शालिनी के साथ क्या हुआ था, तो इस बार उन्होंने रटे रटाए शब्द नहीं दोहराए, बल्कि कैसी सच्चाई कही जो मेरे अंदर कहीं दूर तक गूंज गई थी। माँ ने धीरे से कहा कि मेरा बेटा सारी जायदाद बेचकर उस लड़की पर लगा रहा था। अपनी सारी कमाई, अपने सारे सपने उस पर बांट रहा था, और वो मेरे बेटे से तंग आ चुकी थी। मैंने कई बार उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो रात को दरवाज़ा बंद करके किसी से बात करती थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी था कि वो किससे बात करती है, तो वो उलझ गई थी। बस तभी मैंने फैसला कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी। मैंने अपने बेटे का बचपन देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे, जो वो मुझे दिखता तो नहीं था, लेकिन बिखर जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा और टूट जाए। मेरा दिल चीख पड़ा। मैं जमीन पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा, दीवार को हिलाने लगा, मगर आवाज नहीं निकली। सिर्फ सांसें तेज चलने लगी, जैसे शरीर में तूफान भर गया हो, लेकिन बाहर कुछ भी जाहिर नहीं हो पाया हो। मैं उनको देख रहा था। ये वही औरत थी जिसने मुझे जन्म दिया था, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, मेरे लिए रातों को जागती थी, मुझे लोरी सुनाया करती थी, सर्दियों में मेरे ऊपर रजाई डालती थी, गर्मियों में हाथ से पंखा किया करती थी। वही औरत आज मेरे सामने ये सब कह रही थी। पुलिस ने उनसे पूछा, तो फिर आपने उसे नीचे क्यों रखा? आपने इस बारे में किसी से शिकायत क्यों नहीं की? बेटे से बात क्यों नहीं की? माँ ने नज़र नीचे रखते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं कुछ नहीं करती तो ये सब कुछ खुद से तबाह हो जाता। मैंने कुछ दिन का इरादा किया था, बस उसे कुछ दिन वहां अकेले रखूंगी। शायद उसे समझ आ जाएगा, शायद वह शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बिगड़ गया। माँ की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह वो सारे नज़ारे चलने लगे थे।
मेरी पत्नी का बदलता हुआ बर्ताव, उसकी खामोशियां, माँ की वो नज़रों से हटती हुई परेशानी और वो लम्हे जब मुझे लगता था कि कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा। दूसरी तरफ अस्पताल में शालिनी अब बात करने लगी थी। धीरे धीरे सच्चाई उसकी जबान से भी निकलने लगी थी। उसने बताया, मैं अकेली हो गई थी, मेरा शरीर चलने लगा, तू दिल में कुछ और सो जाई। मुझे शक था कि शायद तुम सिर्फ तरस खा रहे हो, मोहब्बत नहीं कर रहे। मांझी ने जब मेरे इलाज पर ऐतराज़ किया तो मैंने उनसे उलझना शुरू कर दिया। शायद वो समझ गई कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने शालिनी से पूछा, क्या तुम किसी से बात करती थी? वो खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरा एक दोस्त था, पुराना दोस्त, बस उससे दिल हल्का करने के लिए बात करती थी, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं था। शायद उस समय मुझे खुद अपने अंदर कोई कमी समझ नहीं आ रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे सीने में जैसे दर्द सा हुआ था, लेकिन इसमें इल्जाम नहीं था, सच था, कड़वा था लेकिन साफ था। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बस अफसोस हुआ। हम दोनों वक्त के हाथों इतने थक चुके थे कि एक दूसरे की जुबान भी भूल गए थे। माँ का मकसद शायद मुझे बचाना था, लेकिन उन्होंने तरीका ऐसा अपनाया था जो न माँ के लायक था न इंसानियत के। उन्होंने फैसला अपने तौर पर कर लिया था, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे समझने का मौका भी नहीं दिया। मैं घर आया तो सब कुछ जैसे बदला हुआ लगा। दीवार के दरवाजे, यहाँ तक कि छत का पंखा भी जैसे खामोश हो चुका हो। मैं माँ के कमरे में गया जहाँ उनका बेड अब खाली पड़ा हुआ था। उनके बेड के नीचे वो हैंडल था, वो तहखाना जिसने सच को छुपा रखा था। माँ ने जो किया था, उनका मकसद शायद बुरा नहीं था, पर अंजाम ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया था। उनकी मोहब्बत, उनकी परवरिश, सब कुछ एक ऐसे साये में चला गया था। और मैं उसे याद करता हूँ तो बचपन की वो नौरी भी सुनाई देती है जो माँ मुझे अपने बिस्तर पर लिटाकर सुनाया करती थी, और जंग से भरे हुए दरवाजे की आवाज़ भी। यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, अब हर उस इंसान की कहानी थी। इसके फैसले दूसरों ने उसके लिए किए, चाहे मोहब्बत में किए या नफरत में। और मकसद कभी कभी सच नहीं होता, बस एक पर्दा बन जाता है जो आखिरकार उठ ही जाता है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली थी। इल्ज़ाम संगीन थे। इंसान को कैद में करना और उसको दिमाग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक संगीन जुर्म है, और मेरी माँ ने ये जुर्म किया था। वो नाम जो कभी मेरे स्कूल बैग पर, मेरे रिपोर्ट कार्ड पर होता था और मेरे सपनों में गर्व से बोला जाता था, लेकिन अब उनका नाम पुलिस स्टेशन में एक आरोपी के तौर पर दर्ज हो चुका था। घर वीरान हो चुका था, वही कमरा, वही दीवार, लेकिन एक अजीब सी खामोशी हर जगह छाई हुई थी। माँ के जाने के बाद घर से प्रार्थनाओं की गूंज खत्म हो गई थी। जो आवाज़ कभी सुबह के साथ शुरू होती थी, अब रात के सन्नाटे में गुम हो चुकी थी। किचन के बर्तन जिन हाथों की महक से पहचाने जाते थे, अब बंद पड़े थे। आंगन की मिट्टी सूखी हुई थी, जैसे किसी ने उस पर पानी देना छोड़ दिया हो। शालिनी अस्पताल से घर आ चुकी थी। उसकी चाल अब बेहतर थी, लेकिन कदमों में भरोसा भी वापस नहीं आया था। जब वो इस घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसने छत की तरफ देखा था, जैसे चाह रही हो कि नीचे के साए हट जाएं और कुछ रोशनी मिलेंगे। मैं उसके साथ था, लेकिन हमारे बीच में खामोशी थी जिसे शब्द नहीं तोड़ सकते थे। सिर्फ वक्त ही था जो कुछ बेहतर कर सकता था। शालिनी का हर कदम मुझे माँ के इनकार की गूंज सुनाता था। हर दरवाज़ा जो वो खोलती थी, हर चीज़ जिसे वो हाथ में लिया करती थी, उसमें मेरी माँ की छुअन कहीं ना कहीं बाकी थी, और मेरी पत्नी उसको महसूस भी करती थी, सहती भी थी। मैं उसे कुछ भी भूलने को नहीं कहता था, सिर्फ जीने को कहता था। अदालत में केस शुरू हुआ और वकीलों की बहस, गवाहों की गवाही और माँ की खामोशी। उन्होंने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था। सिर्फ एक दिन अदालत के कमरे में मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई और फिर नज़र झुका ली थी। उनकी नज़रों में कुछ भयानक नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे सब खत्म हो चुका हो। मेरा बयान सबसे ज्यादा अहम था। जब मैं गवाही के लिए कटघरे में खड़ा हुआ तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा कि मैंने अपनी माँ पर यकीन किया। आंखें बंद करके मैंने अपनी माँ पर विश्वास किया। मुझे लगा कि वो मेरी सलामती चाहती है, लेकिन उन्होंने वो सब मुझसे छीन लिया जिसके लिए मैं जीता था। उन्होंने मेरी पत्नी को कैद नहीं किया, उन्होंने मेरा दिल बंद कर दिया, मेरे यकीन का कत्ल कर दिया। अदालत में खामोशी छा गई थी। माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा था, जैसे हर इल्ज़ाम को वो खामोशी से सहन कर चुकी हूँ।
शायद वो जानती थी और वो जो चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ, और जो कर बैठी वो माफ़ी के काबिल नहीं था। अदालत ने एक सलामत फैसला कर लिया और मैं घर वापस आकर बैठ गया था। उसी आंगन में जहाँ कभी मेरी माँ बैठकर सब्जी काटती थी, आज वो जगह खाली थी और उनकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो आवाज़ सुकून नहीं देती थी। वो आवाज़ अब एक बोझ बन चुकी थी। शालिनी मेरे पास आई, मेरे हाथ पर हाथ रखे। उसकी आंखों में अभी भी थकन थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी नरमी भी थी। उसने कहा कि हम एक बार फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं होगा, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, बस सच के साथ सब कुछ शुरू होगा। मैंने सर हिला दिया था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, ना बदला, ना चर्चा, ना हमदर्दी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, वो भी ऐसा इंसाफ जो शोर नहीं करे। इसके बाद कोई इल्ज़ाम बाकी न रहे, ना मेरे दिल में, न शालिनी की आंखों में। ये वो लम्हा था जहां कहानी का शोर थम रहा था और अंदर एक नई जंग की छाप सुनाई दे रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें गुजरे लम्हों की राख सैम अपना नया कल बनाना चाहते थे। खामोश इंसाफ जो चीखों से नहीं सच्चाई से होता है, और सच आखिरकार हमारे बीच खड़ा था, पूरी तरह से कड़वा, लेकिन दिल में सुकून था, जैसे आसमान ने भी कुछ देर रोने के बाद खामोशी ओढ़ ली हो। आंगन में बैठे हुए मुझे कई घंटे बीत चुके थे। सामने वही कुर्सी थी जिस पर मेरी पत्नी शाम को बैठकर चाय पिया करती थी। आज वह फिर उसी जगह बैठी हुई थी, जिंदा थी, खुश थी, सलामत थी और अपनी आंखों में अनगिनत बातें लिए। अस्पताल से वापस आने के बाद कई दिन गुजर चुके थे। उसके शरीर के जख्म तो अब भर चुके थे, मगर जो अंदर के जख्म थे वो दोनों के बीच दीवार बनकर खड़े थे। हम दोनों ने कुछ खास बात नहीं की थी, बस एक दूसरे की मौजूदगी को बर्दाश्त करना सीख लिया था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखती थी, मैनेजर चुरा लिया करता था। कभी मैं कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द साथ नहीं देते थे। घर का माहौल बदला हुआ सा था, माप जेल में थी। उनके बिना ये घर अजनबी लगने लगा था। वही कमरा, वही आंगन, वही दरवाजे, सब कुछ वही था, मगर अब उनमें माँ की परछाई नहीं थी, और शायद यही खामोशी दोनों के दिल में मौजूद थी। माँ की गलतियों ने हम दोनों को तोड़ दिया था। एक शाम मेरी पत्नी ने धीरे से कहा कि ये घर अभी भी सलामत लगता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले हुआ करता था। मैंने जवाब दिया, हम दोनों भी तो वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। वो हल्के से मुस्कुराने लगी, जैसी मेरे शब्दों से परहेज कर रही हो, लेकिन इस मुस्कुराहट में तकलीफ छुपी हुई थी। मेरी पत्नी का हर दिन एक कोशिश होता था कि नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने का, खुद को दोबारा जीने के काबिल बनाने का। वो अब किचन में जाकर खाना बनाया करती थी, दरवाज़ा खोलती थी, आंगन में बैठती थी, कभी कपड़ों को धोया करती थी, घर के सारे काम करती थी। मैं उसे खामोशी से देखता रहता था, ना तो रोक पाता था, न थाम सका था, क्योंकि अब मुझे लगता था कि मेरे हाथों से सब कुछ छूट चुका है। फिर एक दिन उसने कहा कि हम सब कुछ नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये शब्द सीधा मेरे सीने में जा बैठे थे। वॉरर, जिसे एक माँ ने जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश की थी, आज खुद जमीन से निकलकर मुझे नया रास्ता दे रही थी। मैंने धीरे से कहा कि शुरू तो हम कब का कर चुके हैं, बस मानने में देर की है। हम दोनों ने एक दिन माँ की पुरानी अलमारी खोली, उनके कपड़े निकाले, उसमें कुछ जेवर और एक डायरी थी। उस डायरी में उन्होंने मेरे बचपन की एक एक याद लिख रही थी, जब मैं बीमार होता था, जब मैं पहली बार स्कूल गया था, जब मैं रोकर माँ की गोद में छुप गया था। शालिनी ने वो डायरी पढ़ते हुए एक शब्द कहा कि औरत तुमसे बहुत प्यार करती थी, बस उस प्यार को काबू में रखना नहीं जानती थी। मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरी पत्नी ने वो बात कही थी जिसे मैं खुद से भी कहने से डरता था। माँ की कैद, उनका जुर्म, उनके अंजाम, सब कुछ अदालत के तरीके से चल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो सब अजीब था। मेरे लिए असली अदालत मेरा घर था, मेरी पत्नी थी और हमारी खामोशी थी। हमने फैसला कर लिया था कि कुछ महीने के लिए शहर छोड़ देंगे। एक नया माहौल, नई हवा, शायद कुछ दिल को सुकून मिल जाएगा। मेरी पत्नी मान गई थी और हम दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पत्नी का वो दुपट्टा अलग रखा जो मुझे बेसमेंट से मिला था। वो अब मेरे लिए कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि एक निशानी थी। हमने सोच लिया था कि जो हुआ वो खत्म नहीं होता, लेकिन उसका बोझ कम जरूर हो जाता है। शाम को मैंने आखिरी बार अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम सच में आगे बढ़ सकेंगे? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि आगे बढ़ने के लिए पिछला सब कुछ मिटाना जरूरी नहीं होता, कुछ जख्मों के लिए भी जिया जा सकता है।
बस वो जख्म बासी नहीं हो। अब हम रवाना हो चुके हैं एक नए शहर, नए घर की दीवारों की तरफ, लेकिन मेरे साथ मेरी पत्नी है जिसे सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। मैंने सब कुछ खोया और सब कुछ जीत भी लिया। ये खोना अब जीत में बदल सकता है अगर हम दोनों साथ चलते रहे, खामोशी में भी, सच्चाई में भी। ये कहानी मेरी नहीं रही, ये हर उस आदमी की कहानी है जो खुद को बेआवाज समझता रहा। अब मैं लिख रहा हूं ताकि मेरी कहानी को जानकर। अगर तुम सच पर हो तो हारने के बाद भी जीत मुमकिन है। बस थोड़ा सा वक्त लगता है, और एक औरत जो वापस आ जाए, चाहे कितनी ही देर हो चुकी हो। मैं अपनी पत्नी के साथ अब इस दूसरे शहर में, दूसरे घर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुका हूँ और पुरानी सारी बातों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ की याद अभी भी आती है, मगर वक्त काफी बढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।